हाजिरीन मजलिस, शब्बीर पहलवान, तमाम कारपोरेटर हजरात, आने वाले इलेक्शन में उम्मीदवारी के ख्वाहिशमंद सारे ख्वाहिश और तमन्ना रखने वाले अहबाब, हाजिरीन मजलिस और ख़ास तौर पर कायदो सालार व्हाट्सएप ग्रुप के तमाम ही बच्चे, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हमारे तमाम ही बच्चे, किसी ने कहा है कि तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है, तेरे नाम का वजीफा मेरी जिंदगी का हासिल, तेरे नाम का वजीफा मेरी जिंदगी का हासिल, तेरे नाम की बदौलत मेरा काम चल रहा है। मेराज फैजाबादी ने कहा है कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी देना, गुफ्तगू तूने सिखाई है, मैं तो गूंगा था, अब जो बोलूंगा तो बातों में असर भी देना, मैं तो इस खाना बदोशी पे खुश हूं, लेकिन मैं तो इस खाना बदोशी पे खुश हूं, लेकिन नई नस्लें न भटके उन्हें घर भी देना। पहला दो शेर तो आपने बारहा सुना होगा, लेकिन मेराज फैजाबादी की गजल का यह तीसरा शेर है जो आज के हमारे इस प्रोग्राम का उन्वान है। आज हम अपने 3 साल का हिसाब देने के लिए खड़े हुए। हमारा सियासी सफर का आगाज 2007 से हुआ था और आपको मालूम होना चाहिए कि 2007 का वो साल ऐसा था, शेख रशीद साहब 2 मरतबा चुनकर आ चुके थे, उनका दूसरा टर्म चल रहा था, तीसरी मरतबा चुन करके आते तो वो मिनिस्टर बनते। मालेगांव के हालात ऐसे थे कि उनका पोती बोलता था, शहर में किसी ने हिम्मत नहीं की कि उनके सामने खड़ा होकर के बात करता। उनके वर्करों के हौसले इतने बढ़े हुए थे कि लोगों की बहू बेटियों की इज्जतें दांव पर लगी हुई थी। ये जो बीच में खड़े हैं, आप बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। भाई बीच में जो खड़े हैं, जहां हैं वहीं बैठ जाए। ये गुफ्तगू में बीच में हलचल अच्छी बात नहीं है। आप बैठ जाओ, जितने खड़े हैं बैठ जाओ, नहीं बैठना हो तो पीछे चले जाओ। तीसरी मर्तबा चुन करके आते तो मिनिस्टर बनते। उनके वर्करों के हौसले इतने बढ़े हुए थे, कैसा लगता था कि शहर में जंगल राज। मजदूरों, कमजोरों लोगों का तकाजा था कि शहर में कुछ तब्दीली आनी चाहिए, बदलाव आना चाहिए। मौलाना जाहिद नदवी साहब, मौलाना मोहम्मद अय्यूब कासमी साहब, ये हजरात दारुल उलूम मोहम्मदिया के दारुल इफ्ता में आए और आकर के उन्होंने एक प्रोग्राम रखा। आकर उन्होंने एक प्रोग्राम रखा और उस प्रोग्राम के मुताबिक हमने आगे चलना शुरू किया और तीसरा महाज नाम की एक पार्टी रजिस्टर करवा करके हमने कारपोरेशन के इलेक्शन में कदम रखा। अल्लाह ने इज्जत दी। 1.5 महीने की मुद्दत में हमने 28 कारपोरेटर चुनवाए। कांग्रेस पार्टी जिसका इक्तदार गली से लेकर के दिल्ली तक और जिस पार्टी के कामों की सराहना आज वो लोग जिन्होंने कांग्रेस
छोड़ करके राष्ट्रवादी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। वो कहते थे कि गली से लेकर के दिल्ली तक हमारी सरकार और काम और विकास हमारी पहचान है। सवाल ये है कि फिर आपने कांग्रेस क्यों छोड़ दी? या तो आप जो बात कहते थे वो बात गलत थी, और अगर वो बात गलत नहीं थी तो सवाल हमारा अपनी जगह कायम है कि आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ी क्यों? कांग्रेस पार्टी ने आपको 2 मरतबा आमदार बनाया। कांग्रेस पार्टी ने आपके बेटे शेख आसिफ को आमदार बनाया। कांग्रेस पार्टी ने आपको कारपोरेशन में मेयर बनाया। आपकी अहिल्या को 1 से ज्यादा मरतबा मेयर बनाया। आपके बेटे को मेयर बनाया। आपके भाई को स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। पार्टी ने आपको क्या नहीं दिया था? इतना सब कुछ मिलने के बाद आपने अगर पार्टी छोड़ी है तो आपको ये जवाब देना होगा, मालेगांव की आवाम को ये बताना होगा कि आपने कांग्रेस के ताल्लुक से जो बात कही थी कि कांग्रेस पार्टी काम करने वाली पार्टी है और कांग्रेस पार्टी गली से लेकर के दिल्ली तक है और हम काम पर यकीन रखते हैं और काम और विकास हमारी पहचान है। फिर आपने ये रास्ता तब्दील क्यों कर दिया? मैं आपको बता दूं बहुत सफाई के साथ, 2007 का इलेक्शन था, 28 सीटें हमने चुनवाई और हम बेसहारा थे। किसी बड़ी सियासी पार्टी का हमको सपोर्ट नहीं था। हम तो अपने रब पर भरोसा करके और आपको साथ लेकर के इस शहर में बदलाव आना चाहिए उसके लिए मैदान में उतरे थे। लोगों ने हम पर एतमाद किया। हम मजहबी, समाजी, इस्लाही और मिली काम करने वाले तबके से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन शायद अल्लाह को ये मंजूर था कि सियासी मैदान में भी आकर के हम लोगों का काम करें। अल्लाह की ये मर्जी थी, हम आए। 28 सीटें अल्लाह ने आता की और कांग्रेस पार्टी तमाम तर वसाइल के साथ सिर्फ 29 सीटें हासिल कर सकी। और मैं आपको बता दूं, हमने कांग्रेस के खिलाफ, हमने जनता दल के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। अब जब रिजल्ट आया तो हमारे पास शिवसेना ऐसी पार्टी थी कि जिसके खिलाफ हमने इलेक्शन नहीं लड़ा था। हम उनके पास गए और जाने के बाद हमने ये कहा कि हम आपके साथ पेट करके कारपोरेशन के अंदर कामकाज करने के लिए सत्ता बनाना चाहते। लेकिन मुसीबत यह थी कि शिवसेना के लोगों ने हमको तालिबान कहा कि ये तालिबान है। इलेक्शन में उन्होंने हमको तालिबान का नाम दिया था। हम जब उनके पास गए तो वो लोग छटपटा गए कि ये हमारी ऑफिस में कैसे आ गए। हैरत की बात ये है और आपको खुश होना चाहिए कि वो अपना ऑफिस खाली करके बाहर चले गए, हम अंदर बैठे। बात मालेगांव से नासिक तक गई। हम नासिक भी गए। नासिक में शिवसेना का इख्तियार था, उसका मेयर था और कारपोरेशन के पीछे उसका बंगला है। उस बंगले के अंदर उस वक्त जो मेयर था वो था। हम गए तो एक तरफ बाला साहब ठाकरे की छत, जमीन से लेकर छत तक की तस्वीर थी और दूसरी तरफ शिवसेना की तस्वीर थी। हम वहां गए, वो लोग भी ऑफिस छोड़ के चले गए। हमने उनके साथ मिलकर के कारपोरेशन में इख्तियार लाने की कोशिश की, लेकिन कहते ना कि माजी आदमी का पीछा नहीं छोड़ता। जो बात कह चुके थे वो उनके गले की हड्डी बन गई। लेकिन एक मोड़ आया कि वो हमारे साथ पेट करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ और उस धोखे ने हमको ये सबक दिया कि सियासत में किसी पर एतमाद और भरोसा नहीं करना चाहिए। हमने जनता दल के साथ बात की। उस वक्त जनता दल के 12 कारपोरेटर थे और जनता दल के जिम्मेदारान ने हमसे एक बहुत बड़ी रकम का मुतालबा किया
कि हमारे कारपोरेटरों को इतना इतना दिया जाए और हमें इतना पार्टी फंड दिया जाए। हमारे पास की बात नहीं थी। हमने कहा हमारे पास पैसा नहीं है, आप हमसे ओहदे ले लो और हमारे साथ पैक्ट करके कारपोरेशन में सत्ता बनाओ। उनको ये बात समझ में नहीं आई। कांग्रेस पार्टी के विलासराव देशमुख साहब ने बाबा सिद्दीकी साहब को मालेगांव भेजा और मालेगांव भेज करके उनको हमें इस बात पर आमादा करना चाहा कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर के कामकाज करें। हमने अपने कारपोरेटरों को समझाया कि हम अपोजिशन में बैठ जाते, जरूरी नहीं है कि हम सत्ता में रहें। उनका ये कहना था कि लोगों ने इतनी मेहनत की है और आपको 28 सीटें दी हैं और आप अपोजिशन में बैठने की बात करते हैं, तो 5 साल हम लोग करेंगे क्या? जैसा हो रहा है आज, जैसे कांग्रेस पार्टी की सत्ता थी और ताहिरा शेख और शेख रशीद साहब जो है मेयर ऑफिस संभाला करते थे, हमारे कारपोरेटर बैठे हुए हैं, इनको फंड नहीं मिलता था, उनके कारपोरेटरों को फंड मिलता था और बजट के अंदर पकड़ा जाता था 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 1 करोड़ 80 लाख तक उनके कारपोरेटरों को किसी को बजट दिया गया। हमारे कारपोरेटरों को किसी साल 4 लाख बजट दिया गया, किसी साल 5 लाख बजट दिया गया, किसी साल 10 लाख बजट दिया गया और कभी 20 बजट देने की बात की गई लेकिन दिया नहीं गया। हम कारपोरेशन में रहे, हमारा मेयर रहा, हमने तमाम सियासी पार्टियों के कारपोरेटरों को बराबर फंड दिया। ये हमारी तारीख रही है कारपोरेशन की। और कांग्रेस के साथ हमें बहानते मजबूरी, हमें पैक्ट करके कारपोरेटरों के इख्तिलाफ, पार्लियामेंट्री बोर्ड के इख्तिलाफ के बावजूद हमें वो काम करना पड़ा। जाहिर बात है यूं कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। हमने कांग्रेस के साथ पैक्ट किया और आपको पता होना चाहिए, कहने वालों ने कहा कि सूरज डूब रहा था, आपने उसको रोशनी दी। और ये भी हमारी सियासत की, हमारी सियासी तारीख का एक हिस्सा है कि मालेगांव में जो सियासी पार्टी खत्म होने लगी, हमने उसको टेका दे करके खड़ा किया। मैं तफसील में नहीं जाना चाहूंगा, आपको पता है हमने 2007 का इलेक्शन लड़ करके कारपोरेशन में अपना इख्तिदार बनाया। 2009 में असेंबली इलेक्शन था और उस असेंबली इलेक्शन से पहले शेख रशीद साहब ने हमें चैलेंज किया। अल्लाह गवाह है, हमारे वहमो गुमान में नहीं था कि हमको असेंबली इलेक्शन लड़ना है। रमजान का महीना शुरू होने वाला था, अमन चौक का जलसा था। शेख रशीद साहब ने जो है जलसे के अंदर जो बातें कही थी उसका पस मंजर ये था कि हमने उनको कभी सपोर्ट किया था, वो चुन करके आए थे और उन्होंने हमारा शुक्रिया भी अदा किया था। एजाज बेग साहब मेरे पास आने जाने लगे तो शायद उनको ऐसी बदगुमानी हुई कि शायद हम उनको सपोर्ट करें, तो उन्होंने चैलेंज किया कि इसको उसको क्या इलेक्शन लड़ाते, माँ का दूध पियो हो तो खुद इलेक्शन लड़ो, 5 करोड़ रुपया खर्चा करने की ताकत हो तो खुद इलेक्शन लड़ो। हमने अपने साथियों से मशवरा किया कि भाई चैलेंज किया जा रहा है, करना क्या चाहिए? तो बोले तुम बोलो मुफ्ती साहब। बोले ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हार जाएंगे, और हारने से और जीतने से हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। 2014 का इलेक्शन में हारा था, 1 घंटा भी घर नहीं बैठा था, लेकिन 2000 का इलेक्शन शेख रशीद साहब हारे तो 8 महीना घर से बाहर नहीं निकले। उन्होंने चैलेंज किया और हमने चैलेंज कबूल किया कि माँ का दूध तो पिया है। और 5 करोड़ रुपया आज बहुत लोग हैं जिनके पास है, वो खर्चा कर सकते हैं। पैसा खर्चा करके इलेक्शन जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। हमने लोगों से ये कहा कि अपने जमीर की आवाज पर शहर में तब्दीली के नाम पर 1 वोट दो और अपनी हलाल कमाई का 1 रुपया दो।
84,000 रुपया लोगों ने हमें दिया। हमें इलेक्शन से पहले रिजल्ट मिल चुका था और अल्लाह पाक का करम है कि हम जीते, 15,000 वोटों की लीड से जीते। हमने 5 साल काम किया, तजुर्बा नहीं था, सियासत में नए थे, लेकिन जितना हमसे हुआ हमने किया और हमारे कामों को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की गई और हमारे पास उसके सबूत मौजूद है कि अगर ये काम करेंगे और शहर के अंदर अगर काम होगा तो हमारी पार्टी कांग्रेस खत्म हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी को कौन वोट देगा? ये दुहाई दे करके हमारे कामों को रोका गया और 2014 का इलेक्शन अल्लाह का फैसला था, हम हारे और हम 1 घंटा भी घर नहीं बैठे। रिजल्ट आया, थोड़ी देर के बाद जोहर की अजान हुई, मैं जामे मस्जिद इमामत के लिए गया, पूरी मस्जिद मेरा मुंह देख रही थी। लोग मेरा चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जाहिर बात है हार और जीत से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, हम अपने काम से लगे रहे। उस 5 साल में हमने ईमानदारी के साथ इलेक्शन कैसे लड़ना चाहिए। 2014 का इलेक्शन हारे तो हारने के बाद क्यों हारे, खामोशी से हमने उसका तज्जिया किया और जिन जिन वजूहात की वजह से इलेक्शन हारे थे वो सारी चीजें हमने दुरुस्त करने की कोशिश की और फिर 2019 का इलेक्शन आया। कहने वालों ने कहा कि मुफ्ती साहब दूर दूर तक मुकाबले में नहीं, दूर दूर तक मुकाबले में नहीं, 50,000 वोट से हराऊंगा। फिर 50,000 से 45,000 पे आए, 40 पर आए, 30 पर आए, 20 पर आए, 10 पर आए, 5 पर आए और फिर कहने लगे कि 2-4 हजार के फर्क से जीत और हार होगी। आप लोगों का ताउन था, अल्लाह का फजल व करम था, 40,000 वोटों की लीड से चुन करके आए। और आज का हमारा ये जलसा 3 साल का हिसाब देने के लिए, सरकार इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद, चुनकर आने के बाद सरकार बन ही नहीं रही थी। आपको पता है कई महीने निकल गए, शिवसेना बीजेपी का झगड़ा चलता रहा, सरकार नहीं बनी और महीनों गुजर जाने के बाद सरकार बनी तो कोरोना साहब आ गए। अच्छा, हमारे लिए नहीं, सिर्फ मालेगांव के लिए नहीं और सिर्फ महाराष्ट्र और हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया अपनी जगह खड़ी हो गई थी, सबको पता है। और सरकार के पास पैसे नहीं थे, एक्स्ट्रा फंड देने के लिए कुछ नहीं था, जो भी आमदनी सरकार को हो रही थी वो सब कोरोना में खर्च हो रही थी। हमको भी इस बात का पाबंद किया गया था कि आपको आमदार निधि जो मिल रही है, एमएलए फंड जो मिल रहा है, उसमें से आपको 50 लाख रुपया देना है। जब 2 करोड़ रुपये का बजट था, 2 करोड़ रुपये में से 50 लाख रुपया देना है और जब दूसरा साल आया तो फिर हमें पाबंद किया गया कि आपको 1 करोड़ रुपया देना है। तो हमने 1 करोड़ रुपया दिया और आपके लिए खुशी की बात होगी कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले कोरोना से मुतासिरीन मरीजों की सहूलत के लिए 50 लाख रुपया मालेगांव में मैंने दिया। मैंने 5 साल में क्या किया है वो पंफलेट छपा हुआ है और आप जाते हुए पंफल पे ले करके जाएं, उसको देखें कि हमने इन 5 सालों के अंदर क्या काम किया है। मैं आपको बताऊं, हमने क्वालिटी में काम किया और पहला काम हमने इस्लामपुरे में आरसीसी सीमेंट रोड का काम किया। उस रोड के बनने के बाद फिर मालेगांव में अल्हम्दुलिल्लाह बेदारी आई और अब सीमेंट रोड अच्छा क्वालिटी में बनने लग गया। माजी आमदार शेख आसिफ साहब ने अपने 5 साल दौर में
पब्लिक का कोई काम नहीं किया। वो ये कहते थे कि ये रोड गटर की सियासत ये कारपोरेटर की है, कारपोरेशन से जुड़ी हुई है और एमएलए का काम नहीं है। उन्होंने कोई रोड गटर 5 साल में बनाई नहीं। अपना फंड तालीम के नाम पर उन्होंने दिया, कंप्यूटर बांटे, किताबें बांटी, कापियां बांटी, कितनी बांटी उनको मालूम। और उन्होंने 5 साल में कोई रोड नहीं बनाया। अब जब नहीं है सत्ता में, हार चुके हैं, 10 करोड़ रुपया ला करके उन्होंने शहर में जितने रोड बनाए हैं आप देख लो उन्होंने कहां बनाए। और 10 करोड़ में उन्होंने जितने रोड बनाए हैं, एमएलए रहते हुए अगर 10-10 करोड़ रुपया लाए होते तो मालेगांव के अंदर सारे बड़े रोड बन चुके होते। जब उन्होंने काम नहीं किया, ये तो ऊपर वाले का करम है कि मैं एमएलए हूं और मेरे रहते हुए मेरे एमएलएशिप के दौरान शहर में इतना काम होगा कि जब साल मेरा टर्म पूरा होगा तो आप देखोगे मालेगांव में कितनी रोड बन चुकी हो। काम होना चाहिए, चाहे हम करें चाहे कोई और करे, शहर का विकास होना चाहिए। हम किसी के काम को रोकने की कभी हमने नापाक हरकत नहीं की। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे शहर में काम होना चाहिए और यहाँ की आवाम को बुनियादी सहूलियात मिलनी चाहिए, शहर की तरक्की होनी चाहिए और शहर में रहने वालों को बुनियादी मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए। रोड है, गटर है, पानी है, लाइट है, ये सारी सहूलतें उनको मिलनी चाहिए। अब जाहिर बात है कोई भी ला रहा है तो अपने घर से नहीं ला रहा, कहां से ला रहा है? सरकार से ला रहा है। चलो हम लाए, तुम लाए, आया तो मालेगांव में और हमारे पीरियड में आएगा, हमारे लिए फख्र की बात होगी। हम तो चाहेंगे उनको और फंड मिले। अजीत दादा पवार आए थे, उनको जब वो फाइनेंस मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने 10 करोड़ रुपए का फंड दिया, मालेगांव में बहुत सारी रोड बनी। लेकिन कहते हैं ना कि अंधा बाटे रेवड़ी, इन्होंने वहीं पर रोड बनाया जहां से इनको वोट मिल सकती है और उनके कारपोरेटर चुन करके आ सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हजार खोली है, उन्होंने पहली गली का रोड नहीं बनाया और वहां के रहने वालों को कहा कि तुम हमको वोट नहीं देते। दूसरी गली का रोड बनाया और उनको ऐसा लगता है कि वहां से उनको वोट मिलती है, जबकि वहां से भी मुझको ही वोट मिला। इनका अभी 40 साल एतराफ खिदमत का प्रोग्राम हुआ। मैंने लोगों से कहा कि 40 साल में जो पहला 5 साल था उसमें उन्होंने क्या काम किया, थोड़ा सा मालूमात लेकर के निकाल कर क्या, वो थे भी नहीं ना वो 5 साल में वहां। यानी 40 साल बोलते तो पहला जो 5 साल था उसमें ये कारपोरेटर भी नहीं थे, एमएलए भी नहीं थे। उन्होंने बना तो लिया 40 साल और लोग नहीं बोलना चाहिए, बोलते 40वां था। और हमें भी ऐसा लगता है कि शेख रशीद साहब को साइड लाइन करने के लिए ये प्रोग्राम किया गया। क्या बाबा बस करो, एक टाइम आता है ना, एक टाइम आता है बच्चे बोलते हैं अब्बा बस करो, अब तुम आराम करो। तो ये प्रोग्राम इसीलिए किया गया। बोलते हैं ना बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ। शेख रशीद साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ली थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर के उन्होंने अपने 5 साल दौर में शिवसेना जैसी फिरका परस्त पार्टी, उनके अल्फाज है, शिवसेना जैसी फिरका परस्त पार्टी के साथ 5 साल इख्तियार के मजे लिए, उनका साथ लेकर के मेयर बने और जो फंड था 50% से ज्यादा नदी के उस पार गया, जबकि 80% टैक्स हम देते हैं, 20% टैक्स नदी के उस पार से मुश्किल से मिलता है। लेकिन
कहने वाले कहते हैं कि 80% काम उधर हुआ, 20% काम इधर हुआ, जबकि इधर की पब्लिक 80% टैक्स से देती। अब जब इख्तियार खत्म हो गया तो दादा भूसे साहब बहुत बुरे हो गए ना। पहले बहुत अच्छे थे, साथ में मिलना बैठना और शाम का प्रोग्राम भी चलता था, जब बहुत अच्छे थे। जब 5 साल का इख्तियार खत्म हो गया तब शिवसेना फिरका परस्त पार्टी हो गई और दादा भूसे साहब जो आज हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है, आज वो बुरे लगने लगे। अब जाहिर बात है कि जिस वक्त उनको अपना इख्तिलाफ बताना था उस वक्त नहीं बताया। 5 साल इख्तियार का मजा ले लिया और मजा ले लेने के बाद जो है जब टाइम पीरियड खत्म हो गया तब उनकी मुखालफत शुरू कर दी। शेख आसिफ साहब जो है कारपोरेशन में मेयर थे, आज लोग हमसे बोलते हैं कि ये नल पट्टी मालेगांव में नासिक से ज्यादा है, मालेगांव में अहमदनगर से ज्यादा है, मालेगांव में नल पट्टी जो है औरंगाबाद से ज्यादा है, दुनिया से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है आपको पता है? शेख आसिफ साहब मेयर बने थे और जब वो मेयर बने तो मेयर बनने के बाद उन्होंने पानी पट्टी के लिए जनरल बोर्ड में ऐसे ही इस बात को मंजूरी दी कि हर साल के पानी पट्टी बढ़ेगी। कितने %? 5%। अब जाहिर बात है हर साल 5% नल पट्टी बढ़ती जा रही है और बढ़ते बढ़ते आज नल पट्टी इतनी हो गई कि दूसरे बड़े शहरों में इतनी नल पट्टी नहीं है जितनी नल पट्टी हमको देनी पड़ रही है। और आपको पता है रोजाना हमको पानी नहीं मिलता, हमको पानी एक दिन नाले से मिलता है और जब पानी कम पड़ता है तो 2 दिन नाले से पानी मिलता है और नल पट्टी हर दिन पानी मिले उस हिसाब से वसूल की जाती। अभी जो है शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर के उन्होंने घर पट्टी की बात की। मैं आपको बताऊं ये घर पट्टी का विषय उन्होंने खुद ही मेयर की सिफारिश से जनरल बोर्ड में रखा था और उसको मंजूरी दी। और केर पट्टी के लिए घर पट्टी के लिए सर्वे कराने वाली जो टीम मालेगांव में आई है ये इनकी लाई हुई है। और आपको ये भी बता दूं कि जिन्होंने अपने घर का सर्वे करा लिया उनकी घर पट्टी 2 पट 3 पट 5 पट तक आएगी। हमने इसकी मुखालफत की कि जो सर्वे करने के लिए आए उनको सर्वे मत करने दो, वरना आपकी घर पट्टी इतनी बढ़ करके आएगी कि आपकी आंख खुल जाएगी। आज शेख रशीद साहब घर पट्टी बढ़े उसका विषय वो जनरल बोर्ड में लाने वाले मेयर की सिफारिश से आया और उनके रहते हुए इसे मंजूरी मिली, आज मुखालफत कर रहे। आपको उसी वक्त तो रोकना चाहिए था ना। और चलो आखिरी जो आपने जनरल बोर्ड की मीटिंग की थी कम से कम उसमें तो जो है अपनी पिछली गलती दुरुस्त कर लेते, ये उन्होंने नहीं किया। आज लोगों को मालेगांव के लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं और मालेगांव के लोगों को ऐसा समझ रहे हैं कि इनको कुछ समझता नहीं है। हमने सियासत में आकर के इस्लाहे सियासत के साथ लोगों को ये समझने का मौका दिया कि अंदर बैठे रात के अंधेरे में बंद कमरे में एंटी चेंबर में होता क्या है, हमने लोगों में उजागर कर दिया। तो लोग बोलने लगे ये मौलाना को कहां वोट दे रहे हैं, ना ये देते ना लेने देते, ना ये लेते ना लेने देते। इस तरह की बातचीत हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इन 1 साल के अंदर हमने जो रोड रास्ते बनाए हैं और 1 साल के अंदर हमने जो काम किया है आप देख लीजिए, आप इंशाअल्लाह मुतमईन होंगे। मालेगांव शहर एक ऐसा शहर है जिसे लोग कहते हैं कि ये जज्बाती शहर है। 12 नवंबर का जो मामला हुआ था, 12 नवंबर के मसले में शहर को पता है कि हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक में गुस्ताखी की गई थी और रजा एकेडमी की तरफ से ये आवाज उठी थी कि हमें शहर बंद करके अपना एहतजाज दर्ज कराना चाहिए। मालेगांव की एक सियासी मजहबी समाजी मिली तंजीम ऐसी नहीं थी जिसने मुखालफत की।
सबने तारीफ की थी। और मालेगांव की तारीख के अंदर आपको पता होना चाहिए कि इतना कामयाब बंद कभी भी नहीं हुआ। 12 नवंबर का बंद ऐसा था, लेकिन जो लोग एहतजाज करने वाले थे वो लोग तो शहीदों की यादगार के पास थे। मैंने कुछ लोगों को फोन करके कहा था कि हालात पर नजर रखो और हमारा एहतजाज दर्ज हो जाए, पुरअमन तरीके से वो काम होना चाहिए। जो लोग एहतजाज कर रहे थे जिम्मेदारान के, उनको ये मशवरा दिया गया था कि आप आगे ना बढ़ें और आप इतने हद तक ही महदूद रहे। उनको बात समझ में नहीं आई। ये लोग शहीदों की यादगार पर गए, हालात बिगड़ते नजर आए, वहां से ये वापस आ गए। कुसुम्बा रोड की तरफ से जुलूस आया था ना, वहां से जुलूस आया और जुलूस ने आकर के जो हंगामा किया, उस हंगामे की वजह से हालात बिगड़े। रात में जमीयत उलमा ने जब गिरफ्तारियां शुरू हुई तो जमीयत उलमा की वर्किंग कमेटी ने यह फैसला किया था कि हिंदुस्तान भर में मजलूमों का और बेगुनाह लोगों का मुकदमा जमीयत उलमा लड़ती है, तो मालेगांव में भी जमीयत उलमा मुकदमा लड़ेगी। हमारे ये अब्दुल मालिक बकरा ये अपना वक्त फारिग करके नासिक सेंट्रल जेल गए और जो गिरफ्तार शुदा लोग हैं उनसे वकालतनामे पर दस्तखत ली और आने के बाद ये मामला सियासत की नजर हो गया। जमीयत के दफ्तर पर बाकायदा प्लानिंग के साथ लोगों को भेजा गया, जिन्होंने आकर जमीयत के दफ्तर में हंगामा किया, सख्त सुस्त कहा, गालियां दी और वकालतनामे वापस ले गए। आवाज आती है कि 18 लोगों का मुकदमा मैं लड़ूंगा, बाकी लोगों का मुकदमा जिसको लड़ना है वो लड़े। कुछ लोगों ने दूसरे लोगों का मुकदमा लड़ा। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना मुकदमा खुद लड़ा। जमीयत उलमा बगैर किसी तफरीक के, बगैर किसी मसलकी मामले को सामने रखते हुए तमाम लोगों के जो है मुकदमात लड़ने की बात की थी। आज मेरे मुतालिक कहा जाता है कि नाकारा है, निकम्मे है। इन्होंने क्या किया, अमन कमेटी की मीटिंग 13 नवंबर को थी, कैबिनेट मिनिस्टर दादा भूसे बैठे हुए थे, नासिक जिले के आईजी बैठे हुए थे, सीनियर एसपी थे, एडिशनल एसपी थे, तमाम पीआई थे हमारे शहर के। मैंने उस मौके पर यह बात कही थी कि आपको हमारे जज्बात समझना चाहिए। हमारे जज्बात ये हैं कि अगर हमारे आका की शान में गुस्ताखी की जाएगी, ये चीज हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मैंने 2 वाकयात जिक्र किए थे। अंग्रेजों का जमाना था और उस जमाने में सरकार हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर तोहमत लगाई जा रही थी और उनकी इहानत की जा रही थी और इस तरह के मामलात थे। एक शख्स ने तोहमत लगाने वाले को कत्ल कर दिया। अंग्रेज की अदालत में मुकदमा गया तो अंग्रेज जज ने कहा, अगर तुम ये कह दो कि मैं उस वक्त तो होश में नहीं था, जोश और जज्बात से मगलूब था, तो तुम्हारे बारे में कोई रियायत की जा सकती है। उस नौजवान ने ये बात कही थी कि मेरा ये कहना है कि मेरी सारी जिंदगी बेहोशी और गफलत में गुजरी है, यही एक काम मैंने होश की हालत में किया। दादा भूसे साहब जो है किसी से बात कर रहे हैं तो मैंने कहा कि दादा आप मेरी बात सुन लो। ये हमारे मजहबी जज्बात हैं कि अगर किसी ने हमारे आका की शान में गुस्ताखी की तो हम ऐसा मानते हैं कि उसको जीने का हक नहीं। हम कानून हाथ में लेना अच्छा नहीं समझते। हम हिंदुस्तानी शहरी है, कानून के दायरे में रह करके चलते हैं, लेकिन हमारे ये मजहबी जज्बात है। हमने किसी दूसरे मजहब के लोगों की कभी बुराई नहीं की। हम तमाम नबियों पर ईमान रखते हैं, चाहे वो यहूदियों के हों चाहे ईसाइयों के हों। हमने कभी राम के बारे में, हमने कभी सीता के बारे में, हमने कभी द्रौपदी के बारे में कुछ नहीं कहा। हमें हमारी शरीयत और हमारे धर्म ने मना किया है कि दूसरे धर्म के लोगों को बुरा भला मत कहो। हम भी तारीख पढ़ते हैं, हमें भी पता है कि क्या है, लेकिन हमने कभी मजहबी शख्सियत के बारे में कोई बात नहीं की। हिंदुस्तान में ऐसा कानून बनना चाहिए कि तमाम मजहबी शख्सियत का एहतराम।
12 नवंबर में हमने तारीख दी थी और उस तारीख के साथ हम आगे बढ़ रहे थे और पुलिस डिपार्टमेंट की मौजूदगी में मैंने ये बात कही थी कि ये हमारे मजहबी जज्बात है, लेकिन हम कानून हाथ में लेना नहीं चाहते। आज हैरत की बात यह है कि जो लोग 12 नवंबर में हालात के बिगाड़ने के जिम्मेदार थे, आज वो लोग क्रेडिट ले रहे। मैं उनको बताना चाहता हूं कि मालेगांव की आवाम का हाफिजा कमजोर नहीं है। वक्त आएगा आपको बताएंगे, वक्त आएगा आपको बताएंगे कि 12 नवंबर के ये महरूसीन इतने दिनों तक क्यों जेल में रहे। मालेगांव में फायरिंग होती है, मालेगांव में फायरिंग होती है और 90 दिन के अंदर उनकी जमानत हो जाती है, यानी 1 महीने के बाद जमानत हो गई। जिन्होंने पत्थर चलाए उनकी 11-12 महीने तक जमानत नहीं होती। शहर एक है, गुनाह में काफी फर्क है। पुलिस डिपार्टमेंट वही है, दूसरा नहीं है। कानून और दस्तूर भी वही है। फायरिंग, गोली चलाने वालों की जमानत हो जाती है, पत्थर चलाने वालों की जमानत नहीं होती। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 12 नवंबर का यह हादसा हुआ था, रात में किसने मीटिंग ली थी, किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और किसने ये कहा था कि मालेगांव के बाहर से लोगों ने आ करके मालेगांव के अंदर ये सब कुछ किया, सीसीटीवी कैमरा चेक करना चाहिए। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई बात पर 120 बी की कलम पुलिस ने लगाई, यानी मुनज्जम साजिश के तहत शहर में बगावत का माहौल पैदा करना। आज हमको लोग इल्जाम देते कि इनके ये कहने की वजह से कि पत्थर लाया गया था उसकी वजह से ऐसा हुआ। अरे ये पत्थर लाया गया था, ये बात मैं अकेला कहने वाला नहीं हूं। इस बात को कहने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन 120 बी वाली कलम की बात कोई नहीं करता। कुसुम्बा रोड की तरफ से जो मजमा आया था, जिन्होंने आकर हंगामा किया था, जिनकी वजह से ये लोग, कुछ लोग गिरफ्तार हुए बेगुनाह और जेलों की सलाखों के पीछे रहे, उनके लिए कोई बात करने वाला नहीं। लेकिन गांव वालों का हाफिजा कमजोर नहीं है, इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप ख्वाबे गफलत में ना रहें। मालेगांव की आवाम का हाफिजा कमजोर नहीं है और अगर कहीं गर्द गुबार आ जाएगा तो हम साफ करने के लिए मौजूद है ना। हम बताएंगे कि ये हादसा हुआ क्यों था, हम बताएंगे लोगों को। इसलिए 12 नवंबर के मामले को लेकर के हमें जिस तरह टारगेट किया जा रहा है, मैं आपको बता दूं, मैंने उसी मजलिस में ये बात पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों को कही थी। उन्होंने तकरीबन 1000-1500 लोगों पर केस बनाए थे और ये 50-55 लोगों तक ये फिगर पहुंचा और रहमान पहलवान के घर रात में घुस करके कॉम्बिंग ऑपरेशन करके उनको ले जाया गया। हमको कहना पड़ा आज के बाद रात में किसी के घर कॉम्बिंग ऑपरेशन नहीं होगा, आप इसके बाद आप किसी को गिरफ्तार नहीं करोगे। लोग कहते हैं मुफ्ती साहब ने क्या किया, ये फिगर पता नहीं कहां जाता। 1500 लोगों पर केस बनाया गया था। हमने बात की रात के 3:30 बजे और नासिक जा करके आईजी और सीनियर एसपी से किन लोगों ने बात की कि इनका नाम भी डालो, इनका नाम भी डालो, इनका नाम भी डालो। आपको देखना समझना पड़ेगा। लोगों ने जाकर रात में खुफिया मीटिंग करके लोगों का नाम डलवाया। ये जो हरकत 12 नवंबर के ताल्लुक से की गई है, आपको इसे समझना चाहिए। और जिस वक्त ये सारा काम करने का मौका था, जो लोग आज क्रेडिट लेने की बात करते हैं, ये सब अंडरग्राउंड थे, शहर छोड़ करके गए हुए थे। लोगों ने उनको समझाया, लोगों ने बताया कि आप अगर भागे रहोगे तो लोग कहने लग गए थे कि हमको इस्तेमाल किया, अंदर करवा दिया और भाग गए। सियासी तौर पर बहुत बड़ा नुकसान होगा तो उनको वापस आना पड़ा, वरना तो लोग शहर से भाग थे। और कुछ लोगों का मुकदमा लड़ करके क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं।
इसलिए इस ताल्लुक से भी सोचने की बात है। कल आगरा रोड पर हमने धरना आंदोलन किया था। लोग कहते हैं इनको काम करने का ढंग नहीं है, हम पर यह इल्जाम है कि हमको काम करने का ढंग नहीं है। और यकीन मानो एहतजाज करना हमारे प्रोग्राम में नहीं था। हम तो कमिश्नर से 2 मुद्दों पर बात करने के लिए गए थे। 2 मुद्दों पर बात करने गए थे कि आगरा रोड का मुद्दा है और शहर में साफ सफाई का मसला है। हॉस्पिटल बीमार बच्चों से भरे हुए हैं, गवर और समौआ के मरीज की, और बड़े लोगों को भी परेशानी और तकलीफ है। साफ सफाई शहर में होना चाहिए। कमिश्नर से मुश्किल से उसने टाइम दिया और उसने हमें अपनी ऑफिस में बुलाया। हम लोग जब गए 8-10 लोग, तो वहां जाने के बाद मालूम पड़ा कमिश्नर है ही नहीं, उसकी ऑफिस में ताला लगा है। हमने ताला खुलवाया, ऑफिस में बैठे, कमिश्नर को फोन किया तो फोन करने पर कमिश्नर ने कहा कि साहब मुझको आधा घंटा और लगेगा। तो मुझे ये कहना पड़ा कि जब आधे घंटे के बाद आप आने वाले थे तो हमको अभी क्यों बुलाया आपने? बोले ठीक है आप बैठो मैं आता हूं। आधा घंटे से कम कुछ हम लोग बैठे, लेकिन वो आदमी आया नहीं। मजबूर होकर के हमको फिर ये करना पड़ा कि अब चल करके जिस मसले के लिए आए थे वहां जाकर के बैठे। वहां जाने के बाद सिटी इंजीनियर पीछे से आया, ठेकेदार भी था, उससे बातचीत होने लगी। तो वो ठेकेदार से मैंने कहा कि ये गटर का पानी रोड पर क्यों है? और आज पहला दिन नहीं है, 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया, 3 हफ्ता हो गया, सारे ही लोगों को तकलीफ है। तो बोले ये डीपी का मसला है। मैंने कहा ये देख तेरा मसला है, ठेका लेने से पहले तुझको देखना चाहिए था कि ये काम तू कर सकता है कि नहीं कर सकता, और जब तूने ठेका ले लिया है तो काम करके दे। तो वो ठेकेदार ने जो जुमला कहा मैं आपको बताना चाहता हूं, उसने कहा कि हमारे काम करने का यही तरीका है। जुबान पर कुछ आ गया था, मैं रुक गया। ये कहना पड़ा कि अभी तेरा मामला नहीं है, हम लोग जो है तुझसे भिड़ने के लिए नहीं आए। अभी ये रोड का मसला है, कारपोरेशन कमिश्नर की बात है, ये मसला देख लेते ना, इसके बाद तू जो बोल रहा ना यही तरीका है काम करने का, इसके बाद तेरा नंबर रहेगा। और वो काम बाकी है, अभी वो काम बाकी है। ठेकेदार ने जो ये कहा था कि हमारे काम करने का यही तरीका है, तो उसको बताना पड़ेगा कि ये काम किस तरीके से होता है। हम बैठे वहां जाकर के, लोग कहने लगे कमिश्नर नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। अरे मैंने कहा कि अगर हम लोग हिम्मत करके मुस्तकिल मिजाजी से बैठेंगे ना तो सब आएंगे, सब आए। और मालेगांव की तारीख के अंदर इस तरह का एहतजाज कि जब तक काम शुरू नहीं होगा और रास्ता चलने के काबिल नहीं होगा, हम यहां से उठकर नहीं जाएंगे। चाहे उसके लिए हमें 2 दिन बैठना पड़े। काम हमने करवाया, उसके बाद जगह छोड़ी, नहीं तो हम जगह छोड़ने वाले नहीं थे। किसी ने ऐसा एहतजाज किया हो तो बताना। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ऐसा काम करने का हमको ढंग है। और आज इस मजलिस में मैं आपको कहना चाहता हूं, आज की इस मजलिस में कहना चाहता हूं कि मुझे ऐसे लोग चाहिए कि ये जितने बदनवान, भ्रष्टाचारी, लूट मार करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ एहतजाज करने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए। चाहे इसके लिए हमें 353 का केस बनवाना पड़े, हमें कुर्बानी देनी पड़े, अपने शहर के लिए हमें ये काम करना है। कमिश्नर साहब ने वहां पर ये बात कही थी। हुआ ये कि जब वो आए तो घंटों के इंतजार के बाद आए, और जब आए तो वो पानी जो रोड पर था, किसी ने वो पानी उठा करके फेंका, तो वो पानी मेरे ऊपर भी आया, अजहर अशरफी पर भी आया। अजहर अशरफी मेरे सामने आ गए मुझको मेरे बचाव के लिए, तो उनके ऊपर ज्यादा आया। हुआ कि ये
पुलिस स्टेशन में जाकर हमारे खिलाफ कंप्लेन देना चाहते थे। पुलिस डिपार्टमेंट ने उनकी अर्जी ले ली, किसी ने उनको रास्ता बताया कि वो जो है फिर कोर्ट चले गए, वहां से हमारे खिलाफ FIR रजिस्टर कराने की कोशिश कर रहे हैं। कान खोल करके सुन लेना, हम जैसे FIR रजिस्टर कराने से डरते नहीं है, और कांच के और शीशे के महल में बैठ करके जो ऑफिसरान ये हरकत कर रहे हैं उनको घर भिजाने की भी हमारे अंदर ताकत है। कान खोल करके सुन ले, हमें पता है कि कौन कितनी भ्रष्टाचारी करता है और कितने परसेंट कितने टके कमीशन लेता है, हमें पता है। आपको सबक लेना चाहिए। सिटी पुलिस स्टेशन के PI साहब चले गए ना, सिटी पुलिस स्टेशन के PI साहब चले गए, आपको भी जाते देर नहीं लगेगी, सिर्फ थोड़ा सा हिसाब किताब बैठाना पड़ेगा बस। कॉर्पोरेशन के जो ऑफिसरान हमारे खिलाफ पुलिस स्टेशन और कोर्ट गए हैं वो कान खोल करके सुन ले, आज से हम उनके पीछे लगे रहेंगे और हम देखेंगे जहां हमें थोड़ा सुन लगी इंशाअल्लाह अच्छी बिसात बिछाएंगे, अच्छा जाल बिछाएंगे और उनको जमा करवाएंगे, उनको दाल आटे का भाव क्या है हम बताएंगे। शीशे के महल में बैठ करके जो काम उन्होंने किया है, कर रहे हैं, करने का उनका प्रोग्राम है, उसका इलाज हमारे पास है। अयाज अंकल जैसे लोग हैं ना हमारे पास है, हमारे पास उसका इलाज, और हम करेंगे इंशाअल्लाह। अभी 353 लगाने की बात कर रहे हैं, मैं कमिश्नर साहब का शुक्रगुजार हूं और मैं चाहता था कि हमारे ऊपर केस बने। सियासत में ये जरूरी है, सियासत में ये जरूरी है। अगर हाथ पांव समेट करके डर करके रहेंगे तो लोग हमको पता नहीं कब लपेट के किनारे कर देंगे। इसलिए केस उससे हम डरते नहीं है, बस आपका साथ चाहिए। गांव के सामने राव की चलती नहीं है, गांव के सामने कारपोरेशन में जो कुछ हो रहा है हमारे कारपोरेटरों को भी पता है, और जो लोग इस फील्ड में हैं वो भी इस बात को जानते हैं, और इंशाअल्लाह हम लोग लगने वाले हैं। थोड़ा इत्मीनान से आप बात सुन लो, 3 साल के बाद जलसा हो रहा है, 3 साल के बाद हम सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। इत्मीनान से बैठो। शिंदे साहब मालेगांव आए थे, खामोशी के साथ आप बात सुन लें। हमारे स्टेट महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ने पूरे डिवीजन की मीटिंग मालेगांव में रखी थी, और उस डिवीजन की मीटिंग में एक MLA होने की हैसियत से हमें जाना था, हम गए, और वहां जाने के बाद पहला प्रोग्राम था जो उनका, उसमें पहुंचे, और पहुंचने के बाद जब प्रोग्राम खत्म होने लगा तो चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझसे पूछा कि मुफ्ती साहब आपकी गाड़ी कहाँ है? इसलिए कि चीफ मिनिस्टर की गाड़ियों में जो काफिला होता है उसमें किसी की गाड़ी शामिल नहीं हो सकती, ये सिक्योरिटी का एक मसला है, और चीफ मिनिस्टर साहब को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। तो वो मुझसे पूछने लगे कि आपकी गाड़ी कहाँ है? अब मैं तो मोटरसाइकिल पे गया था, नहीं भाई बैठ जा, नीचे बैठ जा। शिंदे साहब ने, हमारे चीफ मिनिस्टर ने पूछा कि मुफ्ती साहब आपकी गाड़ी कहाँ है? तो मैंने कोई जवाब दिया नहीं, इसलिए कि मैं 4 व्हीलर पे नहीं 2 व्हीलर पे गया।
तो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर दादा भूसे साहब ने हंस करके कहा कि हमारे मुफ्ती साहब 2 व्हीलर पर घूमते। उनको यकीन नहीं आया शिंदे साहब को, वो मुझसे पूछने लगे कि मोटरसाइकिल पे है। मैंने कहा हाँ साहब। तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ गाड़ी में बैठे। और दादा भूसे साहब को उन्होंने जिम्मेदारी दी कि आप मुफ्ती साहब को ले जा करके गाड़ी में बिठाओ। तो चीफ मिनिस्टर साहब के गाड़ी में बैठने से पहले मैं और दादा भूसे गाड़ी में बैठ चुके थे। उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अब जो प्रोग्राम था वो इस प्रोग्राम में, उस प्रोग्राम में, उस प्रोग्राम में, जहां जहां वो गए उनकी गाड़ी में मैं बैठा था, मुझे जाना पड़ा। मैं ये तो नहीं कह सकता था कि साहब ये प्रोग्राम में मैं आपके साथ आ गया, अब अगले प्रोग्राम में नहीं जाऊंगा, मुझको नीचे उतारो। मैं नहीं बोल सकता। उन्होंने इज्जत दी। आज वो स्टेट के चीफ मिनिस्टर है, हमें तो उनके पास काम लेकर के जाना पड़ेगा। अब उनके प्रोग्राम में स्टेज पे मैं चला गया तो मुस्तकीम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली, डॉक्टर खालिद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली और एजाज बेग साहब ने कॉन्फ्रेंस ले ली। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इन दोनों में क्या कनेक्शन है। ये आपको समझना होगा। ये हमारी मजबूरी थी जिसको उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के शहर में उजागर करने की कोशिश की। और हमारे माजी डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब आए तो उन्होंने ये बात कही कि ये जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वो बीजेपी की बी पार्टी, और इन्होंने बीजेपी का स्टेट शेयर किया। मालेगांव के लोग इतने बेवकूफ नहीं है। आज बी पार्टी होने का इल्जाम हम पर लगाया जाता है। अभी अतर अशरफी साहब ने कहा कि ये खुद ही जो है फूलों का गुलदस्ता ले जा करके देवेंद्र फडणवीस साहब को देते हैं और फिर उसके बाद आकर अखबार में खुद ही छपवाते भी हैं। यानी वो अगर जाकर के मिले तो बी पार्टी नहीं, वो जाकर के मिले तो कोई बात नहीं। आज हम एक एमएलए होने की हैसियत से अगर गए तो हम पर इल्जाम लगता है। समझना चाहिए आज हमारे शहर में जो हालात है, पुलिस डिपार्टमेंट अगर यहां हो तो वो इस बात को नोट कर ले। अब हम अपनी खानका से बोलो, मस्जिद से बोलो, अपनी ऑफिस से बोलो, घर से बोलो, हम बाहर निकल गए। 8 दिन पहले प्राइवेट बिजली कंपनी का नंबर लग गया था। 8 दिन बाद जो है आगरा रोड के ओरवान से कमिश्नर साहब का नंबर लगा और हमने जिस तरह एहतजाज किया, अगर उनके ऊपर पानी, मेरे ऊपर अतर अशरफी के ऊपर पानी नहीं डाला गया होता तो आप समझ लो कोई बात नहीं थी। हम अपना काम खुश उस्लूबी से करवा करके उठते, जो होना था हुआ। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं, पुलिस डिपार्टमेंट इस बात को नोट कर ले। मालेगांव में गांजा बेचने वाले, कुत्ता गोली बेचने वाले, जुआ और सट्टे का कारोबार करने वाले, गुटखे का कारोबार करने वाले पुलिस डिपार्टमेंट की सरपरस्ती में कर रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट की सरपरस्ती में कर रहे हैं। अब हमारे शहर में ये बात चलेगी नहीं। आप इसको नोट कर लो। अगर आपने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो हम अपने नौजवानों को ले जाकर के कार्रवाई करेंगे। गांजा बेचने वाले, गुटखा बेचने वाले, सट्टा खिलाने वाले और कटर मार करके लोगों का मोबाइल छीनने वाले, मोटरसाइकिल चुराने वाले और शहर के अंदर दादागिरी करने वाले लोगों की नकेल पुलिस को, डिपार्टमेंट को लगानी पड़ेगी। और अगर नहीं लगाएंगे तो हमारी मजबूरी होगी। हमारे साथ ऐसे जियाले लोग हैं कि अगर हमें मालूम पड़ेगा कि गुटखे की गाड़ी आई है तो हम खुद ही जाकर के घेर के खड़े हो जाएंगे ना। और हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं और करेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट इस बात को नोट कर ले। आज के बाद
शहर में ये जो समाजी बुराइयां हैं इसका सद्देबाप पुलिस को करना होगा, और अगर पुलिस नहीं करेगी तो मजबूरन हमें जाकर के वहां, कानून तो हम हाथ में नहीं ले सकते, लेकिन जो ट्रक होगा गुटखे से भरा हुआ, जो ट्रक होगा गांजे से भरा हुआ, उसको हम घेर करके खड़े रहेंगे। और डिपार्टमेंट को ये बात भी नोट कर लेना चाहिए कि हमारा भी ताल्लुक ऊपर है, आईटी साहब से बोलो, डीजी साहब से बोलो, हमारा भी ताल्लुक है, सीपी साहब से बोलो, एसीपी साहब से बोलो, हमारा ताल्लुक है, और अल्हम्दुलिल्लाह दिल्ली तक ताल्लुक है, एजेंसियों में काम करने से भी ताल्लुक है। इसलिए अभी जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग होंगे इस बात को नोट कर ले, हमारे शहर के अंदर अब ये सट्टा, जुआ, कुत्ता गोली, गांजा फरोशी और नशे की जो मुख्तलिफ चीजें हैं इस पर आपको कंट्रोल करना होगा। मालेगांव की हालत क्या हो गई? मालेगांव में ऐसा हो गया कि ये अड्डा हो गया, ये अड्डा हो गया, ट्रक से भरा, गांजे से भरा हुआ ट्रक मालेगांव आता है, और मालेगांव से फिर दूसरे स्टेट में और दूसरे सिटी के अंदर उसकी तकसीम होती है। पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रही है? कहां से इतना माल आता है और मालेगांव से कैसे कहां जाता है? डिपार्टमेंट को ये चीज देखनी पड़ेगी, और अगर डिपार्टमेंट आंख नहीं खोलेगी तो हम उनकी आंख खुलवाएंगे। डिपार्टमेंट कार्रवाई नहीं करेगा, हम कार्रवाई करवाएंगे, और मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए। कहते ना जो गुनहगार होता है वो बुज़दिल होता है, जो गुनहगार होता है वो डरपोक होता है। अगर उसको पता भी चल गया ना कि मेरी गाड़ी आएगी और लोग घेर लेंगे, तो वो गाड़ी तो क्या खुद ही गांव में नहीं आएगी। सिर्फ आपको हिम्मत करनी। और मैं आपको बता दूं, 12 नवंबर की हादसे के बाद मालेगांव के लोगों का हौसला टूट गया था, कोई एहतजाज करने की हिम्मत नहीं रखता था। हमने शुरुआत की है, हमने शुरुआत की है, और वो जो डर और खौफ का माहौल था उसको खत्म करने के लिए हमने एहतजाज शुरू किया, और दूसरा एहतजाज हमारा पहले एहतजाज से ज्यादा सख्त था। आप अंदाजा कर ले, हमें अब ये सब काम करना है, और मैं बता दूं ये काम हम कर सकते हैं और लोगों से अच्छा कर सकते हैं, और हमने करके दिखाया है। इसलिए मुझे आपका साथ चाहिए। कांग्रेस डिपार्टमेंट, मैं कांग्रेस बोल रहा हूं, पुलिस डिपार्टमेंट को ये बात नोट कर लेना चाहिए कि मालेगांव में जो समाजी बुराइयां हैं इसका सद्देबाप करना आपकी जिम्मेदारी है। ये इसकी आप रोटी रोजी खाते हो, आपको ये बंद करवाना होगा, और अगर आपने ये बंद नहीं करवाया तो मजबूरन हमें रोड पर आकर के ये सब कुछ करना पड़ेगा। आज इस वक्त मालेगांव के अंदर जो हालात है, उन हालात के पेश नजर एक अहम सुलगता हुआ मसला प्राइवेट बिजली कंपनी का है। 5 मई 2019 को माजी आमदार शेख आसिफ साहब के दौर में ये एग्रीमेंट हुआ है, और 20 साल के लिए ये मुसीबत हम पर लादी गई है। आज बिजली के मसले को लेकर के हमारा शहर जिस तरह परेशान है, शायद माजी में इतनी बड़ी परेशानी नहीं रही। घरगुती मीटर के ऊपर जब ये बिल बनाते हैं तो 50,000 से ऊपर, और जब कारखाने का बिल बनता है तो कई लाख रुपये में बनता है। और ये प्राइवेट बिजली कंपनी, हमने जिम्मेदारी के साथ ये बात कही है कि ये मालेगांव को लूटने के लिए आए। एक लुटेरा वो होता है जो ताकत के बलबूते पर, अपनी हथियार के बलबूते पर आकर लूट करके जाता है। इन्होंने कानून का सहारा लेकर के लूटने का काम किया है। प्राइवेट बिजली कंपनी की मनमानी चलेगी नहीं, प्राइवेट बिजली कंपनी की मनमानी चलेगी नहीं। अगर किसी को तकलीफ है तो वो हमसे राब्ता करे, उसका मसला इंशाअल्लाह हम हल करवा के देंगे। हमारा ये शहर मजदूरों का शहर है, बुनकरों का शहर है। अभी शनिचर के दिन
इसी हफ्ते में शनिचर के दिन दिल्ली से टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की तरफ से एक कमेटी आई थी। मालेगांव के ताल्लुक से पावरलूम के जितने मसाइल हैं उन मसाइल पर नुमाइंदगी की गई और मालेगांव में क्या होना चाहिए ये तफसील उनको दी गई और उस तफसील के साथ वो कमेटी दिल्ली वापस गई है। बुनकरों के मसाइल के हल के लिए हम इंशाअल्लाह यहाँ से लेकर दिल्ली तक जो है मेहनत करेंगे और कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह हम अपने शहर के रोजगार के लिए कामयाब जद्दोजहद और कामयाब नुमाइंदगी करेंगे। इसी के साथ मैं आपको ये बता दूं कि मालेगांव में 2 नंबरी लोगों की सरपरस्ती करने वाले कौन लोग हैं आपको समझना होगा। मालेगांव में समाजी बुराइयों को चलाने के लिए और उनकी सरपरस्ती करने के लिए जो लोग हैं उनको आपको पहचानना पड़ेगा। जाहिर बात है मुझे मालूमात मिली कि गांजे के कारोबार में मालेगांव के 2 लोग थे, उनका झगड़ा चल रहा था तो उनको बैठा करके सुलह कराने वाले लोगों ने सुलह ये कराई कि आगरा रोड के इस तरफ तू कारोबार संभाल और आगरा रोड के उस तरफ तू कारोबार संभाल। हमें पता है और मुझे ये भी यकीन है कि डिपार्टमेंट को भी पता होगा, लेकिन डिपार्टमेंट क्यों कार्रवाई नहीं करती ये आप समझ सकते। आज जो लोग डीबी में डीएसपी में लोग हैं, खुफिया एजेंसी में है, हमें तो बताने वालों ने यहां तक बताया कि जुए सट्टे के कारोबार में ये पार्टनर है। अब जाहिर बात है संजय भाई कोतवाल डर आएगा, उनके यहाँ रेट नहीं पड़ती और रेट पड़ती भी है तो कामयाब रेट नहीं पड़ती। जब रेट करने के लिए जाने वाले जो लोग होते हैं वही फोन करके बोलते आ रहे हैं हम लोग हैं। अब भाई बात है पहले से वही लोग फोन करके बता देंगे तो कहां कुछ होगा। इस तरह की जो हरकतें मालेगांव में हो रही हैं, पुलिस डिपार्टमेंट इस बात को नोट कर ले कि यदि शहर के अंदर चलेगा नहीं। हमने अपने शहर के अंदर बहुत सारे रोड रास्ते बनाए, बहुत सारे रोड रास्ते बनाए हैं और हमें आपको ये बताता चलूं कि जो भी हमारे 15-20 रोड बने हैं उसके अलावा शहर में जितने बड़े रास्ते हैं उसके लिए तकरीबन 70 करोड़ रुपए की हमने डिमांड की है और 50 करोड़ रुपए जो मंजूर हो चुका है, जीआर आना बाकी है, उसमें से 10 करोड़ रुपए का जीआर कारपोरेशन में आ गया, 8 करोड़ रुपया उसमें अभी उस सिलसिले काम सुधारा गया। इंशाअल्लाह वो काम होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इन बकिया 2 सालों के अंदर, बल्कि आपको ये समझ लेना चाहिए कि 3 साल, अभी 2022-23 का जो बजट है वो हमारा बजट महफूज है, उसमें हमने जो काम डाले हैं वो काम इंशाअल्लाह अब शुरू होंगे। उसके बाद 2 साल के बजट हमारे पास और है और इंशाअल्लाह इस शहर का नाक नक्शा बदलने की हम कोशिश करेंगे। हम ये दावा तो नहीं करते कि मालेगांव को सिलाई बना देंगे। किसी ने किया था, याद है आपको? किसको याद है? हाथ उठाना। बहुत कम लोग को मालूम है। कारपोरेशन इलेक्शन में मालेगांव की आवाम को ये बताया गया था कि आप हमें इख्तियार दो, हम मालेगांव को सिन्हाई बनाएंगे। ये तो पिरफोड़ बन गया। आगरा रोड का हमारा बजट 10 करोड़ 78 लाख रुपया, राउंड फिगर 11 करोड़ रुपया मंजूर था। हाफ मिक्स रोड बनने वाली थी। आगरा रोड के नाम पर इन्होंने कितना कमाया और खाया आपको पता है। हम बना रहे थे, हमको नहीं बनाने दिया गया। आरसीसी रोड बनाएंगे और 50 करोड़ रुपए से ज्यादा डालने का प्रोग्राम बना। रोड और गटर के नाले के नाम पर एक फेज बना, दूसरा फेज बन रहा है, नाले का काम चालू है, 3 साल का अरसा हो चुका है, एक रोड बना नहीं है अभी तक। अभी तीसरा फेज बनेगा दरेगांव नाके तक, तब जाकर के एक रोड बनेगा। हमारा काम ना हो
उसके लिए ये सारी हरकतें की जाए। हमने गुजारिश की थी कि अगर आपके पास 50 करोड़ रुपया है तो मालेगांव के अंदर अतराफ में जो कच्चे इलाके हैं, आप वहां रोड है, पानी की पाइपलाइन है, आप वहां पर जो है गटर है और लाइट है, ये नज्म कर दो, सबका काम हो जाता। लेकिन ये करना नहीं था, ये करना नहीं था, इसलिए जो है हमारा काम रोकने के लिए जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने किया। आज इस मौके पर मुझे चिट्ठी दी गई कि गठबंधन के ताल्लुक से भी भेजो। हमने कभी गठबंधन की मुखालफत नहीं की, कहीं गठबंधन के ताल्लुक से इख्तिलाफ की आवाज हमारी तरफ से आपको सुनाई नहीं दी गई होगी, लेकिन हमारे खिलाफ मुसलसल लिखा जा रहा है और मुसलसल बोला जा रहा है। मैं ये बात बताना चाहता हूं कि वो सारी पोस्ट हम महफूज रखेंगे। ऊंट भी पहाड़ के नीचे आता है ना, ऊंट भी पहाड़ के नीचे आता है, तब उसको पता चलता है कि उसका कद है बड़ा या पहाड़ ऊंचा है। हम बताएंगे, लेकिन हमने गठबंधन की मुखालफत नहीं की। गठबंधन हमारी चाहत है, हमारी मजबूरी नहीं है। गठबंधन हमारी चाहत है, लेकिन हमारे साथ जो सुलूक किया जा रहा है, हमें ऐसा लगता है कि वो लोग गठबंधन बाकी नहीं रखना चाहते और हम पर इल्जाम डालना चाहते हैं कि गठबंधन इनकी वजह से टूटा। हम तोड़ने वाले नहीं हैं गठबंधन, लेकिन जाहिर बात है ताली दो हाथ से बजती, ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। जब हम और आप दोनों चाहेंगे कि गठबंधन बाकी रहे तो ही गठबंधन बाकी रहेगा, और अगर हम चाहते रहें और आप न चाहो तो मियां बीवी का रिश्ता भी नहीं रहता ना, मियां बीवी का रिश्ता भी बाकी नहीं रहता, तो गठबंधन की क्या बात है। हमने ये प्रोग्राम बनाया है कि गठबंधन रख करके हम इस शहर को उन लोगों से पाक करना चाहते हैं जो इस शहर को 40 साल से लूट रहे। समझ रहे हो आप? जो लोग 40 साल से लूट रहे हैं इस शहर को, हम अपने शहर को उनसे पाक करना चाहते हैं, इसलिए हम गठबंधन बाकी रखना चाहते हैं। और अगर आपकी तरफ से गठबंधन की खिलाफ वर्जी हो रही है तो इसका मतलब ये है कि आप ये बात नहीं चाहते। आपको सबको ये बात समझ लेनी चाहिए। आज इस मौके पर हमारे शहर के अंदर जिस तरह की सूरत हाल है, उसके पेश नजर हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। ये हमारा शहर है, हमारा घर है, इसको साफ सुथरा रखना हमारी जिम्मेदारी है, इसको बनाना संवारना हमारी जिम्मेदारी है। दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ गटर का ढक्कन बनता है, रात में गायब हो जाता है। हैरत की बात यह है कि संडास का दरवाजा लोग तोड़ करके ले जाते हैं। ये हमारा शहर है, अगर हम अपने शहर के साथ ये सुलूक करेंगे तो हमारे शहर के अंदर कैसे जो है तामीर और तरक्की का काम हो सकेगा। आपको अपने शहर के लिए कुर्बानी देनी है, और कुर्बानी दोनों तरीके से देनी है कि कोई दूसरा अगर इसको लूट रहा है, इसको तबाह और बर्बाद कर रहा है, तो उसको रोकना भी हमारी जिम्मेदारी है, उसकी हिफाजत करना भी हमारी जिम्मेदारी है। और इस शहर की विकास और तरक्की के लिए जो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमें वो जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। अगर हमने वो जिम्मेदारियां पूरी की तो इंशाअल्लाह हमारे शहर का कामकाज होगा, और इस तरह जो है कामकाज होने के बाद मालेगांव इंशाअल्लाह तरक्की करेगा। और आपने इस वक्त जो वक्त मुझे दिया है मेरी बात सुनने के लिए, मैं आखिर में ये कहना चाहूंगा कि खौफ और जुल्मत से नहीं, खौफ और जुल्मत से नहीं, हुस्न और यकीन से होगा। खौफ जुल्मत से नहीं, हुस्न यकीन से नहीं होगा। एक नई सुबह का आगाज यहीं से होगा।